शुरू करते हैं। आज इंतहाई एक अहम टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज़ सिफ्ट डिस्क्रिप्टर। ठीक है, ये क्या है इसके हवाले से इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। देखिए, बहुत 2-3 लेक्चर पहले भी मैंने आपको की पॉइंट्स की अहमियत का फीचर के अहमियत का बात हम कर रहे थे। तो आपने कहा फीचर हमारे एजेस भी हो सकते हैं, लेकिन पहले तो इंटेंसिटी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में हमने यानी किसी भी इमेज के अंदर जो इंटेंसिटी वैल्यू है वो भी हमारी फीचर हो सकती है। लेकिन हमने ये देख लिया कि अगर जस्ट दो इमेजेस को मैंने कंपेयर करना है आपस में, और दोनों इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर थोड़ी सी भी वेरिएशन है लाइटिंग कंडीशन की वजह से या स्केलिंग की वजह से या ओरिएंटेशन की वजह से, तो जस्ट रॉ पिक्सल वैल्यू की बुनियाद पे हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो दोनों इमेजेस के अंदर डिफरेंट पिक्सल वैल्यू की, जिसकी बुनियाद पे अगर हम कहें कि एक ही ऑब्जेक्ट है तो दोनों इमेजेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो एक जैसी होना, जिसे हम फीचर का नाम दे दिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जी एजेस को कंपेयर कर लें, एजेस आर आल्सो अ फीचर ऑफ आवर रॉ इमेज, RGB इमेज। लेकिन क्या इससे भी कोई कम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन है? देखें ना, इमेजेस के बारे में हम ये कहते हैं कि किसी भी इमेज के अंदर जस्ट ये देखना कोई फेस है कि नहीं, तो जस्ट उसके इमेज के अंदर जस्ट फेस के इर्द गिर्द ही जस्ट एजेस को ही देख ले तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये यहाँ पे फेस है। ठीक है, तो एजेस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर हम चाहेंगे इससे भी कोई कम्पैक्ट फॉर्म के अंदर हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए इमेज की, तो हमने कहा हाँ जी इससे भी है। वो क्या है? एजेस से आगे हम चले गए तो हमने बात की कॉर्नर्स की। कॉर्नर्स फ्यू होते हैं एज कम्पेयर टू एजेस, तो कॉर्नर को हम यूज़ कर लें एज अ फीचर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कॉर्नर डिटेक्ट करने का लास्टली हमने एल्गोरिथम डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आज हम इस बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे कि देखें जस्ट कॉर्नर फाइंड करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए इन ऑर्डर टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू इमेजेस। दो इमेजेस हैं एक ही ऑब्जेक्ट के, उन्हें हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो जस्ट कॉर्नर की बुनियाद पे या की पॉइंट्स की बुनियाद पे तो नहीं करेंगे, हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। हाँ, की पॉइंट्स या कॉर्नर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे देखें मैंने आपको कुछ लेक्चर पहले एक दिखाया कि एक वीडियो है उसके अंदर आप वॉकिंग की एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं, तो अभी हम उसके अंदर हमने देखा कि वो इमेज इंतहाई कम्पैक्ट सा इमेज हमने बना लिया जिसके अंदर जो बॉडी के लैंडमार्क्स हैं, ठीक है, जो की पॉइंट्स हैं बॉडी के, उनको उनकी मूवमेंट जस्ट शो करके हम ये देख रहे थे कि हाँ जी ये देखें ये एक वीडियो है इसके अंदर ऑब्जेक्ट ये जस्ट की पॉइंट्स की मूवमेंट के देखें तो हमें इससे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि इसके अंदर एक पर्सन जो है वॉक कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगली बात ये तो इस हवाले से हम कह रहे थे जो कॉर्नर है दीज आर द फीचर, इनको यूज़ करके आप बड़े इंपॉर्टेंट जो टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इससे अगली बात कि अगर हमें दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना हो तो देन जस्ट कॉर्नर की इन्फॉर्मेशन या की पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी नहीं है, तो हमें इससे भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उस हवाले से आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि हमने जी की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करनी है। अब अगर हम उन की पॉइंट्स के इर्द गिर्द का एरिया भी देख लें, यानी कि उन की पॉइंट्स को किस तरह से डिस्क्राइब भी कर दें, डिस्क्रिप्शन उनकी दे दें, क्या मतलब कि उसके इर्द गिर्द किस तरह की ओरिएंटेशन वाली या किस तरह की ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड वाली पिक्सल हैं, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं दो डिफरेंट इमेजेस के साथ। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट इमेजेस हैं जिनके अंदर फॉर एग्जांपल एक इमेज मैंने इसी क्लास का लिया है फ्रंट व्यू इस वाले व्यू से, और दूसरा मैं अपना व्यू पॉइंट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे ही व्यू पॉइंट चेंज किया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं यहाँ से 45 डिग्री इस तरह से करके मैं इमेज खींचता हूँ, और एट द सेम टाइम मैं इमेज जो है पहले मैंने दूर से लिया, अब मैं क्लोज करके लेता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने ओरिएंटेशन वाइज भी चेंज की और मैंने जो स्केल वाइज है वो भी चेंज कर ली। पहले इमेज जैसे मैं इमेज कैमरा मेरा ऑब्जेक्ट से दूर होता है तो इमेज छोटा आता है, जैसे ही कैमरा मैं करीब करता हूँ तो इमेज बड़ा आता है, तो स्केल भी बढ़ा रही है। तो अब मेरे दो इमेजेस हैं जिसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब मैं उसी ऑब्जेक्ट को दूसरे इमेज के अंदर डिटेक्ट करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ, तो अगेन इस वाले केस के अंदर हमें जो फीचर्स है वो बड़ा हेल्प आउट करेंगे। क्या मतलब, पहले इमेज के अंदर आप की पॉइंट आइडेंटिफाई करें और उस की पॉइंट के इर्द गिर्द का एरिया देखें, छोटा नेबरहुड देखें कि उसके अंदर किस तरह की इंटेंसिटी वैल्यू या किस तरह की ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड्स पड़ी हैं या किस तरह की ओरिएंटेशंस पड़ी हैं, और दूसरा इमेज जो है उसी पोजीशन पे आप देखें, उसी का मतलब आपने कॉर्नर पहले इमेज के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरी इमेज के अंदर भी आपने कॉर्नर आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखेंगे दोनों कॉर्नर के इर्द गिर्द का एरिया एक जैसा है कि नहीं। अगर एक जैसा एरिया है तो इसका मतलब क्या है
हाँ ये एक जैसे इमेज है, ये एक ही तरह ऑब्जेक्ट के एक जैसे जो रीजन है वो है, तो ये मैं कर सकता हूँ। तो इस हवाले से हम देखेंगे इंशाल्लाह आज कि जो शिफ्ट है, शिफ्ट डिस्क्रिप्टर बेसिकली हमें हेल्प आउट करेगा, ना सिर्फ हमें की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके देगा जस्ट लाइक कॉर्नर, बल्कि उन की पॉइंट्स के उस की पॉइंट्स के इर्द गिर्द का जो रीजन है उससे भी हमें बता देगा कि किस तरह की मैग्नीट्यूड या किस तरह की ओरिएंटेशन वाली पिक्सल पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये बात इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो इस हवाले से ना मैचिंग के हवाले से यहाँ एक प्रॉब्लम का नाम लिखा है जिसको हमने कहा यहाँ पे कोरस्पोंडेंस प्रॉब्लम। अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर काफ़ी सारी स्लाइड जो हैं मैंने डॉक्टर नज़र की जो हैं उनके कोर्स कंटेंट से ली हैं। इस तरह से डॉक्टर मुबारक शाह उनकी जो हैं कंप्यूटर या कोर्स वहाँ से ली हैं। इस तरह से मिस अदीला की ना जो स्लाइड्स हैं वो मैंने इस लेक्चर के अंदर ऐड की हैं। तो अच्छा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कोरस्पोंडेंस प्रॉब्लम को दिखाया आपको कि मेरे पास यहाँ पे दो इमेजेस हैं। ये देखें, ये इमेज करीब करके हमने कैप्चर किया है, ये इमेज दूर से हमने इसे कैप्चर किया, थोड़ा सा ओरिएंटेशन में भी फ़र्क है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस बिल्डिंग का हर एक पॉइंट, मतलब ये वाला रीजन दूसरे इमेज के अंदर कहाँ करके है। ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट या ये वाला रीजन दूसरे इमेज के अंदर कहाँ पे करके है, तो इस वाली प्रॉब्लम कहते हैं कोरस्पोंडेंस प्रॉब्लम। ठीक है, दो इमेज को आपस में मैच करना चाह रहे हैं आप बाय फाइंडिंग द कोरस्पोंडेंस, कि पहले इमेज के अंदर एक पैच है, दूसरे इमेज के अंदर वही पैच कहाँ करके है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ कोरस्पोंडेंस। तो इस वाली प्रॉब्लम को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ शिफ्ट डिस्क्रिप्टर। वो क्या है वो भी मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा जी, अब देखें जरा इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने दो इमेजेस को आपस में मैच करना है, तो यहाँ आपको जैसे नज़र आ रहा है, क्या जस्ट मैं रॉ इंटेंसिटी वैल्यू को यूज़ करके क्या मैं दो इमेजेस को आपस में मैच कर सकता हूँ? जी शाबाश, जी बताएं जी। यहाँ पे जी, यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट एक ही है, एक ही ऑब्जेक्ट के तीन इमेज हैं, लेकिन जस्ट वहाँ पे इंटेंसिटी वेरिएशन है। ठीक है, तो कर सकते हैं हम, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, कि हालांकि एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन जस्ट आप पिक्सल वाइज मतलब इस लोकेशन पे जो इंटेंसिटी वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे इस लोकेशन से, तो गेन आप देखें बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, हालांकि है सेम ही ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब है जस्ट पहला चैलेंज ये है हमें कि अगर हमारे इमेजेस के अंदर एल्यूमिनेशन वेरिएशन आती है, इंटेंसिटी वेरिएशन आती है ऑब्जेक्ट की एक ही तरह हो, एक इमेज आपने सुबह खींचा है, एक रात को खींचा है, ऑब्जेक्ट सेम ही है, तो लेकिन अगर हम जस्ट रॉ पिक्सल की बुनियाद पे उन्हें कंपेयर करना चाहें तो हमने कंपेयर नहीं कर सकते। तो दिस इज वन चैलेंज इस जिसको शिफ्ट हैंडल करता है। मतलब शिफ्ट डिस्क्रिप्टर की जिसकी हम आज बात करने लगे हैं, वो बेसिकली क्या करता है, वो कहता है ये आप मुझे दो इमेज को, अब अगर मैंने उनकी कॉरस्पॉन्डेंस फाइंड करनी है ना, एक इमेज आप सुबह लें एक शाम लें, तो स्टिल मैं आपको दो इमेज को आपस में मैच करके दिखा दूंगा, दोनों इमेज से जो है कॉरस्पॉन्डेंस फाइंड करके दे दूंगा। ठीक है, तो वो कैसे करता है वो भी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक दिखाता हूँ आपको। इसी तरह से देखें ज़रा, दूसरा एक और यहाँ पे चैलेंज आपको दिखाया है कि देखें ज़रा, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे बुक यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसकी इमेज हमने ऐसे करके कैप्चर किया है, दूसरा इमेज हमारे पास है जिसके अंदर वही ऑब्जेक्ट इस तरह से पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे अगेन हम इन्हें इनकी कॉरस्पॉन्डेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अगेन दिस इज अ बिग चैलेंज कि ओरिएंटेशन ही डिफरेंट है, स्केल भी डिफरेंट है, तो देन हम किसका इस इन दोनों इमेजेस को किस तरह से आपस में इनकी कॉरस्पॉन्डेंस फाइंड करें, किस तरह के इनके सेम पॉइंट्स जो एक इमेज के अंदर हैं दूसरे इमेज के अंदर वही पोजीशन को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अभी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जो शिफ्ट डिस्क्रिप्टर है वो हमें हेल्प आउट करता है कि इमेज भले उनकी स्केल चेंज हो जाए, भले उनकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, भले उनकी लाइटिंग कंडीशन या इंटेंसिटी वो भी चेंज हो जाए, स्टिल शिफ्ट डिस्क्रिप्टर इज एबल टू फाइंड द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन टू इमेजेस। ठीक है, वो कैसे करके वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अभी देखें ज़रा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, जो अभी हमने पढ़ा, हमने कॉर्नर रिडक्शन की बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। हमने कहा, देखें ज़रा, हमने ये बात की थी कॉर्नर, ये हम एक रीजन लेते हैं, एक किसी भी पिक्सल के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक रीजन लेते हैं, छोटा सा पैच लेते हैं, और उस पैच को उसके इर्द गिर्द सारी रीजन के अंदर, मतलब 360 डिग्री रीजन के अंदर देखते हैं कि ये वाला पैच क्या हर कॉरस्पॉन्डेंस रीजन जो है उनसे डिफरेंट है कि नहीं। अगर वो डिफरेंट है तो देन दिस
दिस पैच और इस पैच के अंदर जो सेंट्रल पिक्सल है वो एक हमारा कॉर्नर है। ये बात हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी, ठीक है। लेकिन हमने स्केल को डील नहीं किया। इंपॉर्टेंट बात देखें जरा, इसी इमेज को ना मैं बड़ा कर देता हूं। जैसे मैं बड़ा करूंगा तो पैच तो मैं छोटा ही लूंगा ना। जैसे मैं कहूं मैंने पैच यहां के करके ले लिया, यहां करके, जैसे आपको 3 ये पैच नजर आ रहे हैं। अब देखिए ये मेरा पैच है, एक पैच मेरा ये है और एक पैच जैसे ही मैं कहूं यहां पे है, ठीक है। इसके साथ ही करके बना लेता हूं। तो ये दोनों पैच जो हैं ये ऑलमोस्ट सेम तरह के हैं ना। मतलब एक पैच ऐसा जो एज पे हो, उससे थोड़ा सा आगे करके या उसके लेफ्ट या राइट करके अगर आप पैच देख रहे हैं तो ये ऑल्दो इस पैच के अलावा सारे पैच से डिफरेंट है, लेकिन ये पैच तो इसी तरह का है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कॉर्नर नहीं हो सकता। हाँ ये एज जरूर है लेकिन ये कॉर्नर नहीं है। एक ये देखें इसी इमेज का स्केल वर्जन, छोटा जो इमेज था उसके अंदर तो ये कॉर्नर था, लेकिन जैसे ही उसका स्केल हमने बड़ा किया वहां कॉर्नर नहीं रहा। सही है, ये बात समझ आ रही है ना। तो जो हमने पढ़ा था वो स्केल इनवेरिएंट नहीं था। जैसे स्केल बढ़ाते हैं वो वाली पिक्सल अब कॉर्नर नहीं है, ठीक है। लेकिन इस वाली प्रॉब्लम को कैसे स्विफ्ट ने हैंडल किया वो इंशाल्लाह मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा जी भले आप इमेज का स्केल चेंज कर ले, लेकिन जिस चीज को आपने की पॉइंट कह दिया वो बड़े इमेज के अंदर भी वही चीज जो है की पॉइंट है, ठीक है। वो कैसे करके वो अभी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, जस्ट टोटल 4 स्टेप हैं बेसिकली, 3 स्टेप हैं बेसिकली जो हमें कॉरस्पॉन्डेंस की प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ शिफ्ट। उसके अंदर बेसिकली क्या है, पहले आपने की पॉइंट जो है हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है। और दूसरा काम क्या है कि हर की पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो रीजन है ना उसे आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से मुराद क्या कि आपने ये देखना है कि उसके इर्द गिर्द जो है ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड कैसी है, उसके इर्द जो है ओरिएंटेशन किस तरह की है, ठीक है। वो कैसे करके मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर तीसरा मैथ क्या है, जस्ट आपने इन डिस्क्रिप्टर को ना मतलब हर की पॉइंट को आइडेंटिफाई किया आपने पहले इमेज में से दूसरी इमेज में से, और फिर इनको डिस्क्राइब भी कर दिया हर की पॉइंट को, और फिर इन डिस्क्रिप्टर को ना मतलब की पॉइंट प्लस इनके डिस्क्रिप्टर जो है उन्हें आपस में मैच करना है। तो मैच अगर एक जैसा आता है तो उसका मतलब क्या है, ये सेम रीजन को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, काफ़ी सारी एग्जांपल हैं जहाँ पे काफ़ी सारे एल्गोरिदम इस वाले पेज पे शो किए हैं जो कि फीचर डिस्क्रिप्टर हैं एल्गोरिदम, जैसे शिफ्ट का नाम बताया आपको, इसी तरह से सर्फ एंड सो ऑन और तरह के भी हैं, लेकिन हम जो भी इसको डिस्कस करेंगे वो शिफ्ट है। अच्छा, जैसे ये वाली एग्जांपल ज़रा देखें। इस वाली एग्जांपल के अंदर जस्ट ये शो किया आपको, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज एक ख़ास व्यू पॉइंट से हमने लिया, ठीक है। कैमरे का एक ख़ास डिस्टेंस था। अब दूसरा इमेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, कैमरा थोड़ा सा दूर था, ये ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, ठीक है, और स्केल भी डिफरेंट है। अब यहाँ पे भी हमने इमेज उसी ऑब्जेक्ट का लिया, ठीक है। अब हम इनकी कॉरस्पॉन्डेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, इनके की पॉइंट्स को आपस में मैच करना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। तो शिफ्ट बेसिकली क्या करता है, शिफ्ट ओवर बिग पिक्चर में आपको दिखाया फिर शिफ्ट क्या करता है। शिफ्ट ना की पॉइंट आइडेंटिफाई करता है, जस्ट लाइक कॉर्नर समझ लें, और उसके बाद उन कॉर्नर के इर्द गिर्द का एरिया जो है उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो अब देखें इस वाले इमेज के अंदर जो शिफ्ट है ना उसने कितने की पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जी, 5, और उनको डिस्क्राइब भी कर दिया। की पॉइंट्स का एरिया आइडेंटिफाई करना मतलब ऐसे समझ ले वो रेक्टेंगल बनाना है, ऐसे ही ऐसे डिस्क्राइब कर दिया उसने, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से उसने इस वाले जब मैंने शिफ्ट को ये वाला इमेज दिया तो उसने क्या किया, इसके की पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, कितने किए जी, 3। ज़ाहिर है वो इमेज थोड़ा सा इस तरफ हो गया, डिफरेंट हो गया, या उसकी लाइटिंग कंडीशन पुअर हो गई तो उसने वो वाले पॉइंट्स को वो उसके व्यू से डिफरेंट हो गए तो उसे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। यानी अच्छा जी, आप जरा देखिएगा, अब वो अब मैच करने लगा है पॉइंट्स को ना, इन 3 पॉइंट्स को इस इमेज के अंदर जो 3 पॉइंट्स हैं की पॉइंट्स हैं उनके साथ मैच करेगा। वो कैसे करके मैच करेगा, देखें वो ना इस पॉइंट की भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक यूनिक वेक्टर बनाएगा। अगर उसे हम विजुअली दिखाने की कोशिश करूँ, जिस समझाने के पॉइंट ऑफ से कह रहा हूँ, तो वो ऐसा करके एक पैच बनाएगा, यानी कि इस वाले पैच को भी ऐसा कर बना देगा, इस वाले पैच को भी ऐसे बना देगा, ठीक है। ये बात समझ आई, यानी कि यहाँ पे इस पैच की रिप्रेजेंटेशन ये है, यहाँ पे इस पैच की रिप्रेजेंटेशन ये है। अब मैं मैच करूंगा तो बेसिकली किस वाली चीज के पैच को मैच कर रहा हूँ,
मैं इस वाले डिस्क्रिप्टर को मैच कर, जब मैं मैच करूंगा अगर ये इन दोनों के अंदर यानी कि इसके डिस्क्रिप्टर का और इसके डिस्क्रिप्टर का, जो कि बेसिकली यही है, इनका डिफरेंस बहुत ही कम आता है, सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस या यूक्लिडियन डिस्टेंस बहुत ही थोड़ा आता है, तो उसका मतलब क्या है, ये सेम है। ठीक है, अगर डिफरेंट है तो वो यकीनन वो सेम नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से जनाब शिफ्ट जो फीचर है वो हम जो शिफ्ट डिस्क्रिप्टर है वो फीचर आइडेंटिफाई करता है और इस तरह से हम उनको यूज़ करके मैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जस्ट इस वाली बात को हाईलाइट किया। अच्छा जी, ये वो रिसर्चर हैं बेसिकली जिन्होंने ये शिफ्ट को इन्वेंट किया। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बड़ी एफर्ट की अपने पेपर को पब्लिश करने के हवाले से, जिसके अंदर उन्होंने शिफ्ट को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन काफ़ी नाकाम रहे। लेकिन मुसलसल लगे रहे, उस वजह से ये जो है वो देन दे एंड देयर टीम, इनकी टीम जो है वो बेसिकली ये इस काबिल हुए कि अपने पेपर को पब्लिश कर पाए। अच्छा, ये पेपर इतना इम्पैक्टफुल है आज तक, अगर आप इसको गूगल करें ना, इस वाले पेपर को, इसका नाम है डिस्टिंक्टिव इमेज फीचर फ्रॉम स्केल इनवेरिएंट की पॉइंट्स। कल ही मैंने चेक किया था तो उसकी साइटेशन थी तकरीबन मोर देन 72,000, इससे ज़्यादा इसकी साइटेशन है। ठीक है, ओवरऑल शायद इनकी जो टोटल साइटेशन है, साइटेशन समझ आ रही है क्या, मतलब इतने लोगों ने इस वाले काम को अपनी रिसर्च के अंदर यूज़ किया और पब्लिश किया। ठीक है, तो इस पेपर का यानी कि इनके काम का इम्पैक्ट यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, और इन्होंने अपना जो शिफ्ट को ना आप यूज़ कर सकते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ना, लेकिन अगर आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो इन्होंने अपने काम को पेटेंट करवाया हुआ है, तो आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ज़रा हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं शिफ्ट की ना, ये काम कैसे करता है। बेसिकली इसके दो पार्ट हैं। पहला हिस्सा क्या है, कि की पॉइंट्स आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, की पॉइंट डिटेक्शन। अच्छा देखें, लास्टली हमने जो डिस्कस किया ना, की पॉइंट डिटेक्शन हमने की है, लेकिन एक स्केल के अंदर अगर आप उसको उस एल्गोरिथम को थोड़ा सा चेंज करें, जिससे किया भी जा सकता, तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो हैरिस जो कॉर्नर डिटेक्टर है ना, उसको इस पहली जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इनके फर्स्ट एल्गोरिथम जो की पॉइंट्स वाला है ना, वो हैरिस का जो एल्गोरिथम था उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जस्ट उसके अंदर स्केलिंग वाले फैक्टर को ऐड कर लें। ठीक है, लेकिन आल्दो हमने अपनी क्लास के अंदर डिस्कस नहीं किया। लेकिन यहाँ पे अगर आप शिफ्ट का ही की डिटेक्टर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसने मल्टीपल स्केल के अंदर किसी भी की पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई किया, उसने हैंडल किया। वो कैसे किया है मैं भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, आपने की पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके इर्द गिर्द जो एक रीजन जो है उससे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो रीजन है उसे डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करने से मुराद ऐसे ही समझें कि उसके इर्द गिर्द जो है ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड कैसी हैं, उसके इर्द गिर्द जो है ओरिएंटेशंस कैसी हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट। वो कैसे है मैं अभी इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, बेसिकली मैं ये बात थोड़ी देर बाद कहूँगा दोबारा से। ये देखें जी, इस सारे एल्गोरिथम को यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, बड़ी तवज्जो से देखिएगा। पहला हिस्सा, की पॉइंट डिटेक्शन कैसे होती है। अच्छा, एक दो बातें और मैं कहूँ, इसके रिसर्च पेपर के अंदर ना बड़ी सारी चीज़ें जो हैं, बड़े सारे पैरामीटर जो है ना, वो एम्पिरिकल हैं। मतलब उसने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ पैरामीटर आइडेंटिफाई किए। जैसे अभी एक दो पैरामीटर की मैं बात करता हूँ। जैसे देखें ना, उसने क्या किया, ये ओरिजिनल इमेज है, इसको उसने पहले कन्वॉल्व किया है यूजिंग डिफरेंट गॉसियन कर्नल दैट हैव डिफरेंट सिग्मा वैल्यूज। ठीक है, यहां फॉर एग्जांपल मैं कह दूं, जैसे उसने सिग्मा की वैल्यू ली है 1, यहां पे सिग्मा की वैल्यू क्या ली है 2, यहां सिग्मा की वैल्यू ली है फॉर एग्जांपल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह की डिफरेंट सिग्मा वैल्यू ली और 5x5 के कर्नल को कन्वॉल्व किया। ठीक है, ये है, मैं इसके बारे में मजीद बताता हूँ, इसी तरह से ना यानी कि ये उसने 4 ही क्यों लिए, मतलब 4 दफ़ा ही क्यों कन्वॉल्व किया, ज़्यादा क्यों नहीं किया या इससे कम क्यों नहीं किया, ये उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके शो किया, एक्सपेरिमेंट किया और फिर देखा रिजल्ट किससे बेहतर आता है।
ठीक है। तो ये पेपर उसने अपने पेपर के अंदर डिफरेंट ग्राफ के साथ, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के साथ बेसिकली शो किया हुआ है विद ग्राफ्स और डिफरेंट फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो आप डिटेल में देखना चाहें तो वहाँ देख भी सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से ना सिर्फ ये कन्वॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ की, एट द सेम टाइम उसने इस इमेज को डिफरेंट रेजोल्यूशन भी ली। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं रीजनल स्केल, फिर इसका स्केल हाफ कर दिया, फिर उसका स्केल और हाफ कर दिया, ठीक है। और 3 लेवल ही है, 3 लेवल इस साइड पे और जो है 5 लेवल्स इस तरफ उसने कंसिडर किए। ओरिजिनल इमेज प्लस कन्वॉल्व करना 4 टाइम्स, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, अब मैं जरा दोबारा से पहले स्टेप, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम पहले स्टेप की बात कर रहे हैं, किस तरह से उसने की पॉइंट आइडेंटिफाई किए। प्लीज दोबारा से सिंक हो जाएंगे। हम आइडेंटिफाई कर रहे क्या करने लगे हैं, की पॉइंट्स। तो उसके लिए उसने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया, हम उसको डिस्कस करने ले आ रहे हैं। मैं इसकी कोई फॉर्मुलेशन डेरिवेशन वगैरह नहीं बता रहा, जस्ट मैं आपको बताने लगा हूँ कि हाँ उसने कुछ रूल्स बताए, उसने कुछ डेरिवेशन की हैं, हम जस्ट इस एल्गोरिथम को कैसे यूज़ करने जा रहे हैं हम उस बात को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप, उसने की पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई किए। उसने जी लिया ओरिजिनल इमेज और उसके ऊपर 5x5 का ना 5x5 साइज का कर्नल जो है उसको यूज किया, जिसके अंदर गॉसियन फिल्टर बेसिकली 7x7 5x5 का गॉसियन फिल्टर बनाया, जिसको बनाने के लिए सिग्मा की डिफरेंट वैल्यूज यूज की। जैसे मैं कह रहा हूं 1, जैसे मैं कह रहा हूं 2, जैसे मैं कह रहा हूं 3, जैसे मैं कह रहा हूं 4 एंड सो ऑन। अब जैसे मैं 1 के साथ करूंगा ना, वैसे 5x5 का कर्नल बनाऊं, सिग्मा की वैल्यू रखूंगा। याद आ रही है, मतलब देखें ना, मैं कोई भी कर्नल बनाना चाहूँ 5x5 का, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरा कर्नल है XY, ये उसकी डायमेंशन है, ठीक है, 5x5। तो याद है फॉर्मेशन क्या है गॉसियन कर्नल की, गॉसियन जी, गॉसियन फिल्टर की फॉर्मेशन याद, 2 पाई सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस अगर मैं मीन की वैल्यू, मीन x इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन जो है वो मैं कहता हूँ 0 है एंड y डायरेक्शन 0 है, तो ये फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई थिंक 2 सिग्मा स्क्वायर, इस तरह की फॉर्मुलेशन है। अब मैं इस फॉर्मुलेशन के अंदर देखें जरा, मैं इस इमेज के सेंटर पे, मतलब 5x5 का कर्नल है मेरा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बना दूं, ठीक है। यहां से मैं शुरू हो जाऊं, यहां मेरी वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं गॉसियन कर्नल, समझ आ रही है, ऐसे होता है, कैसे होता है जी, हाँ जी, 1D के अंदर मैं शो करूं तो कैसे होता है, अगर सिग्मा की वैल्यू मैं बहुत छोटी रखी 1 रखी, तो वो अगर इस फार्मूले के अंदर वैल्यू रखूंगा तो मैं ड्रा करूंगा तो ये कुछ ऐसे करके बनेगा, ये मीन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं मीन से दूर जाऊंगा, यानी कि इस जगह पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जैसे मैं इस वैल्यू से दूर जाऊंगा, यहाँ पे 1 लोकेशन इस तरफ जाऊं या 1 लोकेशन इस तरफ जाऊं, ठीक है, तो वैल्यू क्या होंगी, कम होती जाएंगी। यहाँ पे फर्ज किया मैं कहता हूँ सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 है। अब जैसे ही मैं सिग्मा की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर सिग्मा की वैल्यू में बड़ी रख दूं, 2 रखूं ना, तो ये कर्व कुछ इस तरह से करके बन जाएगी, कैसे करके, फ्लैटन, रिलेटिवली जो पहली वैल्यू है, इनमें शायद थोड़ा सा, चले इसको मैं बड़ा ही कर देता हूँ, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पहले 1 थी, अब क्या हो गई, सिग्मा इज इक्वल टू 2, तो वो हमारी जो ये कर्व है ये क्या हो गई, फ्लैट हो गई। लेकिन ये फ्लैट क्यों हुई है, ये टॉप पे रहनी चाहिए ना, बता सकते हैं क्या रीज़न है, कि एरिया अंडर द कर्व जो है ना वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। गॉसियन फॉर्मुलेशन का जो ग्राफ आप ड्रा करते हैं तो उसके अंदर एरिया अंडर द कर्व जो है, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द एरिया टू 1 इक्वल टू 1, ये जो है इसकी जो हाइट है ये कम हो जाती है, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है। और एट द सेम टाइम आप देखें जरा, जहाँ पे अगर मैंने 1 रखा तो नेबरहुड को, हाँ थोड़ी यहाँ जैसे अपना सेंट्रल पिक्सल को सबसे ज़्यादा अहमियत, वहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी आपको, यहाँ उससे जैसे दूर जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी, और दूर जाएंगे कम हो, और थोड़ा सा और दूर जाएंगे तो और बिल्कुल ही 0,
समझ आ रही बात। और इसी तरह से अगर मैंने सिग्मा 2 लिखा है तो इसका मतलब सेंट्रल पे एक बड़ा नंबर होगा, उससे नेबरहुड के अंदर इस तरफ या इस तरफ अगेन एक उससे छोटा नंबर, हाँ दूर चले जाएंगे फिर उससे छोटा नंबर एंड सो ऑन, काफी दूर तक आपको वैल्यूज नजर आती रहेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कम है तो वेरी सून वैल्यू बहुत ही जीरो के करीब हो जाएगी, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। तो डिफरेंट सिग्मा की वैल्यू रखें तो आप इस प्लॉट को अगर इस वाले कर्नल को बनाएं जिसका साइज 5x5 है तो वो आपको डिफरेंट वेरिएशन शो करेगा। अच्छा मैं इसको बल्कि शो करके आप दिखा देता हूँ, ये देखें ज़रा, यहाँ पे मैंने सुबह एक ये देखें ज़रा, मैंने ना एक कर्नल बनाया ये नजर हाँ जी, इसका साइज क्या है 5x5 रखना चाह रहा हूँ। मैंने एक फंक्शन है ओपन सीवी का जिसका नाम है गेट गॉसियन, ये मुझे 1D कर्नल रिटर्न करके देता है। तो इसको मैंने क्या पास करना है 5, मैं सब 5x1 का मुझे कर्नल बना देगा और इसको मैं सिग्मा की वैल्यू पास कर रहा हूँ क्या 1, और फिर मैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ, आउटर प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है 5x1 का और 1/5 का, तो ये मुझे 5x5 का जो है वो कर्नल बना के दे देगा जिसके अंदर सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा की वैल्यू हमने 1 रखी है। और इसी तरह से मैंने 5x5 का कर्नल बनाया जिसके अंदर सिग्मा की वैल्यू मैंने क्या रखी है, सिग्मा की वैल्यू मैंने 5 रखी है, ठीक है, कोई भी वैल्यू रखना है 2 रख लूँ 3 रख लूँ। अब मैं आपको जस्ट ना वैल्यू दिखाने लगा हूँ, जस्ट देखें जरा, मैं इसको रन करूँ तो देखें जरा, ये ऊपर वाले 5x5 का कर्नल है जिसके अंदर आपको वैल्यू नजर आ रही है, यानी कि इसी फार्मूले को जस्ट लाइक समझे, इसी फार्मूले का हमने यूज किया। देखिए सेंट्रल पिक्सल के अंदर हाईएस्ट वैल्यू आपको नजर आ रही है दोनों केसेस के अंदर, ये है ना 5x5 का मिडल, और जैसे आप इससे दूर जाएंगे ना तो वैल्यू छोटी होनी शुरू हो जाएगी। तो जब मैं सिग्मा की वैल्यू 1 रखता हूं तो एक दो आखिरी पिक्सल देखें जरा, वो बहुत ही छोटी है एज कंपेयर टू इस वाले केस के अंदर जहां कर्नल की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू 5 है, यहां पे देखें जरा वैल्यू इससे तो बड़ी है। ये बात समझ आ रही है, समझ आ रही बात, ठीक है। तो इस वजह से वो आपको प्लॉट ऐसे नजर आ रहा है कि दूर भी जाएंगे तो आपको वैल्यू बड़ी बड़ी नजर आएगी, ठीक है। अच्छा जी, बस ये कर्नल दो मैंने जस्ट, और भी इसी तरह से मैं जैसे जैसे वैल्यू सिग्मा की बढ़ाऊंगा तो कर्नल के अंदर किस तरह से वैल्यू का स्प्रेड होगा वो जस्ट यहाँ पे आपको मैंने बताया। अच्छा एक बात तो ये हो गई, प्लीज बड़ी तवज्जो फरमानी है आपने। दूसरी बात देखें जी, इसी तरह से पहले तो हमने क्या किया, इस दोबारा से अभी तक कोई नई बात नहीं की, बात ये की है कि हम किस तरह से की पॉइंट फाइंड करते हैं। उसने कहा जी एक स्केल पे ना डिफरेंट सिग्मा की वैल्यू के ना को यूज करके ना इस वाले इमेज को कन्वॉल्व करें। जैसे मैं कहूँ क्या किया है, हमने सिग्मा की वैल्यू रखी है, सिग्मा की वैल्यू रखी है 1 फॉर एग्जाम्पल, और कर्नल बनाया है और उसको यूज करके इस वाले इमेज को कन्वॉल्व किया तो हमारे पास ये इमेज आया। इसने क्या कर दिया, जो एजेस है उसे थोड़ा सा ब्लर ब्लर सा कर दिया और कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैं सिग्मा की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, जो इमेजेस जो एजेस इसके अंदर है वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से ब्लर से हो जाएंगे। फिर दोबारा से सिग्मा की वैल्यू रखी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 और इस इमेज को कन्वॉल्व किया तो मेरे पास ये आउटपुट इमेज आ गया। इसी तरह से सिग्मा की वैल्यू और बड़ी रखी 3 फॉर एग्जांपल या 5 फॉर एग्जांपल, इसी तरह से 6 फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास और ब्लर जो है इमेज आ गया। ये समझ आ रही है ब्लरनेस कैसे ऐड हो रही है, कि आप स्प्रेड को बढ़ा रहे हैं ना, कि अच्छा जी आप नई वैल्यू प्रोड्यूस करने के लिए नेबरहुड को भी ज़्यादा अहमियत दें। जब नेबरहुड को ज़्यादा अहमियत देंगे, अगर कोई इमेज जो है कॉर्नर है या कोई इमेज जो है वो एज है तो वो ब्लर सा हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह से अच्छा एक काम तो ये, यानी कि स्केल स्पेस के अंदर ये काम किया, डिफरेंट स्केल यूज की। स्केल से अच्छा 2 टर्म यूज हो गई, एक स्केल की और एक रेजोल्यूशन की। तो स्केल से मुराद क्या है, डिफरेंट सिग्मा की वैल्यू का यूज करना, ठीक है। अच्छा जी अब रेजोल्यूशन, इसको हाफ कर दिया इसी इमेज को, इस वाले इमेज को, और इस पे दोबारा से डिफरेंट सिग्मा की वैल्यू को यूज करते हुए कन्वॉल्व इमेज जनरेट की है। फिर दोबारा से इस इमेज को मजीद हाफ कर दिया, यानी फॉर एग्जांपल यहां मैं कहता हूं इमेज है 100/100, यहां क्या हो जाएगा 50/50, इसको मजीद हाफ कर दे 25/25, और अगेन इस वाले इमेज पे भी डिफरेंट सिग्मा की वैल्यू को यूज करके कन्वॉल्व करें। पहला स्टेप तो ये है। अच्छा ये ऐसे करने से क्या फायदा हुआ, उसने पता क्या किया, इस इमेज को लिया, बड़ी तवज्जो से प्लीज, हाँ जी बड़ी तवज्जो फरमानी आप,
किसी एक स्केल के ऊपर, किसी एक रेजोल्यूशन लेवल के ऊपर, इस इमेज को मैं अगर इस इमेज से सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या होगा? शाबाश, बता सकते हैं आप? मैं इस इमेज को इस वाले इमेज से या इस इमेज को इस वाले सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा? आउटपुट क्या है? आउटपुट जो मेरे पास इमेज आएगा वो कैसा होगा, बता सकते हैं आप? यानी कि ये इमेज है जिसके अंदर शार्प एजेस है, ये इमेज है जिसके अंदर जरा ब्लर से हैं, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या होगा? शाबाश, क्या आएंगे? एजेस आएंगे। कैसे करके मैं अभी आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए जी, एक प्रोग्राम है, बड़ी तवज्जो से बनाओ, यानी कि एज फाइंड करने का नया तरीकाकार हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? एजेस फाइंड करने का काफी सारे ये भी तरीकाकार है, जस्ट लाइक दैट। देखिए जरा इसको ना मैं एक, ये देखें, मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर जस्ट ये सारा कुछ जो आपको बताया ना कि जी मैंने कन्वॉल्व कर लिया दो इमेजेस को, मतलब मेरा पहला इनपुट इमेज है, इसको मैं कन्वॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है? और फिर मैं इसे कन्वॉल्व कर लेता हूँ। मैं पहले इमेज से भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैंने जस्ट क्या किया, मैंने दो कन्वॉल्व इमेज लिए और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया, जस्ट लाइक दैट। समझे? ये मैंने क्या किया है, मैंने ना ये जो शो किया ना, मैंने इस वाले इमेज को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं पहले को इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है? जस्ट मैं दो नेबरिंग जो पिक्सेल्स, दो नेबरिंग मेरे पास इमेज है ना, उनको मैं आपस में क्या कर रहा हूँ? सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया। देखिए जरा ऐसा करने से क्या हुआ, अब मैं आपको वो शो करके दिखाने लगा, ठीक है? जस्ट ये बात समझ आ रही? मैंने गॉसियन ब्लर ये फंक्शन है उस ओपन सीवी का, उसको मैं दो सिग्मा वैल्यू दी है, एक यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू, यानी कि उससे पहले ब्लर करना था, सिग्मा की वैल्यू रखी है 1, दूसरे के अंदर जो स्टैंडर्ड डिविएशन या सिग्मा की वैल्यू रखी है 2, ठीक है? इन बोथ एक्स एंड वाई। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऊपर, हाँ जी, ब्रेक लगा ले जरा। अच्छा, मैं अभी आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि कैसे हमने जो दो हमारे पास कन्वॉल्व इमेज हैं उनको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है, ठीक है? जस्ट मैं आपको ये बात दिखाने लगा। अभी ज़रा देखिएगा, और ये जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है मैंने बेसिकली एक ही इमेज है उसे दो डिफरेंट जो गॉसियन फंक्शंस हैं, ठीक है, जिनको मैं इमेज को ब्लर करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ विद डिफरेंट सिग्मा वैल्यू, ठीक है? तो सिग्मा की वैल्यू जस्ट मैंने एग्जांपल तो यहाँ पे शो की है कि सिग्मा हमने एक डायरेक्शन के अंदर जस्ट शो किया है, तो यहाँ बेसिकली सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई दोनों आने चाहिए थे इस फॉर्मेशन के अंदर ना। तो यहाँ पे जैसे जस्ट मैंने एक डायरेक्शन के अंदर सिग्मा की वैल्यू दिखाई, तो हम चूंकि सिमेट्रिक कर्नल बनाना चाह रहे हैं तो उसकी वजह से हमें एक्स और वाई दोनों सिग्मा की वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो आप ज़रा देखिएगा, अब मैं इस वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ जो बेसिकली दोनों ब्लर इमेज को आपस में सब्ट्रैक्ट करेगा और उससे मैं डिस्प्ले करूँ। तो अब ज़रा देखिएगा रिजल्ट कैसे आता है। ये देखें ज़रा, ये मेरा इनपुट इमेज था, इस इमेज के ऊपर मैंने कर्नल को अप्लाई किया, देखें ज़रा, जिसके अंदर सिग्मा की वैल्यू थी 1, और इसे देखें आप अगर आप इसे पहले इमेज के साथ कंपेयर करें तो ये इमेज यकीनन ब्लर नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह से अब मैंने सिग्मा की वैल्यू 2 की, तो अब देखें ज़रा, जो ये इमेज ज़्यादा ब्लर नज़र आ रहा है, 2 की है या शायद उससे बड़ी वैल्यू ली है, लेट्स सी, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। मेरा ख्याल है सिग्मा की वैल्यू मैंने, हाँ जी, 2 ली है, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे ये इनपुट इमेज है, ये मेरा जो पहला ब्लर इमेज है, इसी तरह से ये मेरा तीसरा इमेज, और अब ज़रा देखिएगा, अब मैं ये ब्लर इमेज 1 को इमेज 2 के अंदर, ब्लर इमेज 2 के अंदर से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मेरे पास देखें क्या आ गया, ठीक है? तो ये जस्ट क्या आ गई वैल्यू, जस्ट एजेस, ठीक है? तो हम एजेस को देख के यानी कि एज फाइंड हम कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से उसने क्या किया है, बेसिकली एज फाइंड की है, यानी एज वाला इमेज फाइंड किया। बड़ी तवज्जो से प्लीज आपने इस बात को देखना। अच्छा, अब जरा देखें एक बात, तो ये दोबारा से स्लाइड्स पे आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा करने से जरा ये इस वाली तस्वीर को देखें, यानी कि ये तस्वीर क्या शो कर रही है किसी भी लेवल पे, किसी भी रेजोल्यूशन लेवल पे, जैसे पहला लेवल था उसके अंदर आपने क्या करना है, ये मेरा इनपुट इमेज है, ये पहला कन्वॉल्व है गॉसियन
फिल्टर जिस पे अप्लाई किया हुआ है वो इमेज है, कन्वॉल्व इमेज है मेरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, जिसके अंदर डिफरेंट हमने सिग्मा की वैल्यू रखी है। अब मैंने जस्ट इनपुट इमेज को पहला जो कन्वॉल्व किया हुआ इमेज है, ब्लर किया हुआ इमेज है, उससे मैंने सेपरेट किया तो मेरे पास एक नया इमेज आया, जिसको नाम क्या दे दिया हमने, डिफरेंट ऑफ गॉसियन। ठीक है, डिफरेंस ऑफ गॉसियन है ना, ये गॉसियन आउटपुट थी ना बेसिकली। ठीक है, तो ये कन्वॉल्व इमेज को बेसिकली मैं सेपरेट कर रहा हूँ, या ये इनपुट इमेज से सेपरेट किया मैंने, तो ये मेरे पास पहला इमेज आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। ये बात समझ आ रही है ना? ठीक है, सेपरेट समझ आ रही है ना? उसके बाद कैसे इमेज होगा जिसके अंदर जस्ट एजिस की इंफॉर्मेशन है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अच्छा इसी तरह से दूसरे लेवल पे मैं आ जाऊँ, तो दूसरे लेवल पे मतलब जिस सेकंड रेजोल्यूशन वाला जो मेरा इमेज था उसके साथ भी मैंने ऐसे किया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की इमेजेस की आपस में, तो मेरे पास इस तरह से ये इमेज आ गया। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट, सब्ट्रैक्शन जो आपने करनी है नेबरहुड के अंदर जो इमेजेस हैं उसके अंदर करनी है आपने। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नेबरहुड मतलब ये नहीं करना कि इनपुट इमेज है तो मैं आखिरी 100 को सब्ट्रैक्ट करूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ताकि थोड़ी थोड़ी जो वेरिएशन हो रही है ना वो हमें नजर आए। अच्छा जी, अब जरा देखिए मेरे पास ये इमेज आ गए, अब फर्दर मुझे क्या करना, अब आपने की पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जी। हमने एजिस फाइंड कर लिया, अब एजिस को यूज करके किस तरह से हम की पॉइंट्स फाइंड करेंगे, अब वो वाला मरहला आना है। उसने कहा किसी भी पिक्सल लोकेशन के लिए आपने क्या करना है, किसी पिक्सल लोकेशन, अब वो पिक्सल लोकेशन किस जगह पे होगी, इस बात को बड़ी तवज्जो से आपने देखना है। वो पिक्सल लोकेशन जो है वो हमेशा टेम्परल रीजन के कॉन्टेक्स्ट में, टेम्परल मतलब टेम्परल स्पेस के अंदर देखनी है आपने। दो तरह से आपने देखना है की पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए, आपने ना सिर्फ स्पेशल स्पेस को देखना है बल्कि एट द सेम टाइम, बल्कि उसके साथ साथ आपने टेम्परल स्पेस को भी देखना है। ब्रेक लगा लें। अच्छा जी, डिफरेंस ऑफ गॉसियन फाइंड करने के बाद हमने की पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं, वो कैसे करके, अब देखें जैसे मैं कह रहा हूँ आपने दो स्पेसिस के अंदर देखना है की पॉइंट आइडेंटिफाई करने में। एक स्पेशल स्पेस, क्या मतलब, मैं एक पिक्सल हूँ तो मैं अपने नेबरहुड के अंदर देखूंगा कि मैं की पॉइंट हूँ कि नहीं, एक चीज़, और एट द सेम टाइम मैं देखूंगा टेम्परल स्पेस के अंदर भी कि मेरे जो हमसाए डिफरेंस ऑफ गॉसियन इमेजेस हैं, डिफरेंस ऑफ गॉसियन इमेजेस हैं मेरे, उनके अंदर मैं क्या की पॉइंट हूँ कि नहीं। वो किस तरह से करके, बड़ी तवज्जो प्लीज़ फरमानी है आपने। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये वाली कोई लोकेशन है, ये कोई लोकेशन इमेज के अंदर, यानी कि कौन से वाले इमेज के अंदर, डिफरेंस ऑफ गॉसियन के अंदर, इन सभी के डायमेंशन सेम होगी, समझ रहे हैं ना बात, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब देखें जरा, आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जो लोकेशन है ना, ये है 50,70। अब आपने क्या करना है, इस इमेज के अंदर भी इसी स्पेस के अंदर 50,70 रीजन को ही देखना है आपने, और इस वाले इमेज के अंदर भी तकरीबन इसी लोकेशन पे जो कि 50,70 है उसको देखना है। लेकिन कैसे करके देखना है, इसके इर्द गिर्द आप 3/3 का रीजन ले लें, इसके इर्द भी 3/3 का रीजन ले लें, और इसके इर्द गिर्द भी 3/3 का रीजन ले लें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसकी यानी कि 50,70 पोजीशन पे जो ग्रेडियंट, जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है, ठीक है, जो भी इंटेंसिटी वैल्यू है, उसको कंपेयर करना है आपने किसके साथ, अपने नेबरहुड के अंदर। कितने नेबरहुड हैं जी इसके, इस करंट पिक्सल के कितने नेबरहुड है जी, 8। ऐसे ही ना 3/3 का रीजन है, करंट पिक्सल जो सेंट्रल पिक्सल है उससे मैं निकाल दूं तो बाकी कितने बचे, 8। इस बात को मैं दोबारा से फिर दिखा देता हूँ, ये देखें मेरा ख्याल है यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये देखें, ये मेरी 50,70 वाली पिक्सल थी, इसका नेबरहुड 3/3 रीजन, इसी लोकेशन का 3/3 नेबरहुड, इसी लोकेशन का 3/3 नेबरहुड। अब आपने क्या करना है, इसकी जो भी मैग्नीट्यूड वैल्यू है, ठीक है, इंटेंसिटी वैल्यू है, इसको आपने कंपेयर करना है किसके साथ, ना सिर्फ इस 8 इंटेंसिटी वैल्यू के साथ, बल्कि एट द सेम टाइम इन 9 और इन 9 वैल्यू के साथ। क्या मतलब, टोटल 26 वैल्यू के साथ आपने इस इंटेंसिटी वैल्यू को कंपेयर करना है। और अगर ये इंटेंसिटी वैल्यू, इस पिक्सल की वैल्यू 50,70 पे जो पिक्सल वैल्यू है इस इमेज की, ठीक है, इस वाले फीचर मैप की, अगर वो बड़ी है
या छोटी है किससे, इन 26 वैल्यू के साथ, देन दिस पिक्सल इज, दिस इज अ की पॉइंट। यही बात यहां पे लिखी हुई है कि अगर मैं एक्सट्रीमा हूं, एक्सट्रीमा से बात क्या, मिनिमम हूं या मैक्सिमम, मैक्सिमम, तो देन आई एम अ की पॉइंट। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, ये यहां किया अब, और ये मुझे सारे रीजन, पूरे रीजन के अंदर करना है, यानी कि इसकी हर पिक्सल के लिए करना है, सारी पिक्सल के, और करना इस तरह से, मतलब मुझे स्पेशल स्पेस के अंदर और टेम्परल स्पेस दोनों के अंदर मुझे कंपेयर करना है, यानी कि हर दफा मुझे 26 वैल्यू के साथ किसी एक पिक्सल को कंपेयर करना है इन ऑर्डर टू फाइंड कि वो की पॉइंट है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये काम कंप्लीट करने के बाद फिर आप कहाँ आएंगे, इस वाले इमेज के अंदर आएंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी कंसेक्टिव इमेजेस हैं, यानी कि जस्ट हमेशा कंसेक्टिव जो आपके डिफरेंस ऑफ गॉसियन इमेज है उनके साथ आपने करना है कंपैरिजन। तो मुझे शाबाश, इस तरह से यहाँ पे भी की पॉइंट आइडेंटिफाई, तो इसके बाद यहाँ पे कर सकते हैं हम, इस वाले इमेज के ऊपर यकीनन नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कंसेक्टिव इमेज है। हाँ, इसका नेबरहुड इस तरफ है लेकिन ऊपर नहीं है। इसी तरह से इसका स्टार्टिंग इमेज नहीं है। ठीक है, तो जस्ट इन वाले दोनों इमेजेस पे नहीं, जस्ट इन दोनों फीचर मैप पे हमें या इन डिफरेंस ऑफ गॉसियन वाले इमेजेस पे हमें की पॉइंट आइडेंटिफाई करना। ये बात समझ आ गई? और ये हमने काम करना है हर स्केल के लिए, हर रेजोल्यूशन के लिए, मतलब ये पहली एक स्केल थी हमारी। ठीक है, इसी तरह से, यानी कि यहाँ पे स्केल समझ आ रही है, लफ्ज़ क्या मतलब क्या है, यहाँ पे स्केल का लफ्ज़ मतलब ये है कि डिफरेंट सिग्मा की वैल्यू आपने यूज़ की। यहाँ सिग्मा मेरा 1 था, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ स्केल से मुराद है। और यहाँ पे रेजोल्यूशन हमने पहली रेजोल्यूशन की बात की। चलें इसी तरह से आप देखें जरा, अगर मैं आपको दिखाऊं, यकीनन आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वो क्या है, वो काफ़ी सारे, हाँ जी, कुछ नज़र आ रहा है जी, नज़र आ रहा है? अभी भी नहीं नज़र आ रहा। चले मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर पाऊँ तो, एनी हो, यहाँ पे डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं जो जस्ट ये शो कर रहे हैं कि यानी कि हर स्पेशल, हाँ जी, यहाँ पे डिफरेंट डॉट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, ये नज़र आ रहा है, ये डिफरेंट की पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो हमने डिफरेंट ऑफ गॉसियन इमेज के अंदर फाइंड किए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यानी कि ना सिर्फ हमने एक रेजोल्यूशन, हमने मल्टीपल रेजोल्यूशन के अंदर पर की पॉइंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब जरा थोड़ी सी बात मैं दोबारा से इस वाली बात को मैं यहाँ से भी आपको दिखा दूँ। देखें जी, ये देखें आप, ये इमेज, हाँ जी, ये नज़र आ रहा है सभी को? ठीक है, ये इमेज जरा देखें, ये क्या शो कर रहा है, ये इमेज क्या शो कर रहा है? इस इमेज के ऊपर हमने वो सारे की पॉइंट्स को शो कर दिया। कैसे करके? उन की पॉइंट्स को शो किया, उससे इर्द गिर्द आपको क्या नजर आ रहा है? सर्कल नजर आ रहा है, और कुछ छोटे सर्कल नजर आ रहे हैं, कुछ बड़े सर्कल नजर आ रहे हैं। यानी कि इस इमेज के ऊपर जितने भी हम की पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हमने कर लिए बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ सिफ्ट। ठीक है, सिफ्ट का की पॉइंट डिटेक्टर, उसको यूज करके। तो आपको नजर आ रहा है सर्कल डिफरेंट, ये बता सकते हैं कोई सर्कल छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? ठीक है, और वो था ये, जैसे देखें ये छोटा सा आपको नजर आ रहा है सर्कल, ये बड़ा है। ठीक है, इसी तरह से जितनी बेसिक, हाँ जी, बता सकते हैं क्या रीजन है, ये क्यों छोटा और बड़ा नजर आ रहा है? बेसिकली इसके अंदर वो सारे एज की पॉइंट्स हमने शो कर दिए जो डिफरेंट रेजोल्यूशन, यानी कि डिफरेंट एक स्पेस के अंदर रह के हमने, यानी एक रेजोल्यूशन के अंदर हमने फाइंड किया। पहली रेजोल्यूशन के अंदर जो की पॉइंट नजर आ रहे हैं ना, वो बड़े सर्कल के साथ आपको नजर आ रहे हैं। जो दूसरी रेजोल्यूशन के अंदर जो की पॉइंट्स आइडेंटिफाई की है वो उससे छोटे सर्कल के साथ नजर आ रहे हैं, और जो सबसे छोटी रेजोल्यूशन थी उसके अंदर जो हमने की पॉइंट्स नजर आए ना, वो बिल्कुल ही छोटे नजर आ रहे हैं, और बड़े सारे चूंकि ओवरलैप नजर हो गए हैं, तो इस वजह से आपको कुछ छोटे और बड़ों के दरमियान ज़्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। यानी कि तीन लेवल के सर्कल हैं बेसिकली, एक बिल्कुल छोटे, एक उससे बड़े, और एक सबसे बड़े। सबसे बड़े समझ ले जो ओरिजिनल इमेज का साइज था उस वाले स्पेस के अंदर, उस वाली रेजोल्यूशन के अंदर जो हमने की पॉइंट आइडेंटिफाई की वो है, और इसी तरह से सबसे छोटे आपको जैसे यहाँ पे नजर आ रहे हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपको क्या नज़र आ रहा है, शाबाश। जैसे यहाँ पे लिखता है साइज ऑफ रेजोल्यूशन, सर्कल रिप्रेजेंट, साइज ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट द रेजोल्यूशन लेवल एट विच द की पॉइंट आर डिटेक्टेड। ठीक है जी, ये तो बहुत ज़्यादा की पॉइंट्स हो गए। हमने बात की थी कॉर्नर की लास्टली के भी ज़्यादा कम्पैक्ट है रिप्रेजेंटेशन है इमेज की ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो हमें मुझे लगता है हर की पॉइंट, हर एज को इसने आइडेंटिफाई कर लिया, और शायद कुछ ऐसे भी रीजन पर आइडेंटिफाई कर रही है जहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो शाबाश बता सकते हैं कि कैसे हम जस्ट ऐसे की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लें जो जस्ट लाइक कॉर्नर है, बता सकते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये हम पढ़ चुके हैं वैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, चलें ये भी बता देता हूँ। यानी कि मेरे पास एक इमेज है, उसके पास मैंने ऐसी पिक्सल को भी जानता हूँ जो एजिस पे लाई करती हैं, मैं ऐसी पिक्सल को भी जानता हूँ जो रिलेटिव फ्लैट रीजन पे भी लाई करती हैं, मैं ऐसी पिक्सल को भी जानता हूँ जो कॉर्नर पे लाई करती हैं। अब मैं चाहूँ जस्ट मैं उन पिक्सल को कंटेन करूँ जो कॉर्नर पे लाई करती हैं, और जो एजिस पे लाई करती हैं या जो फ्लैट रीजन के ऊपर लाई करने वाली पिक्सल हैं उन्हें मैं इग्नोर कर दूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? यूजिंग आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर टेंसर, स्ट्रक्चर टेंसर बना दें हर पिक्सल का। ठीक है, जो जिसके इर्द गिर्द भी आपको सर्कल नजर आ रहा है उसका स्ट्रक्चर टेंसर बना दें, और स्ट्रक्चर टेंसर बनाने के बाद क्या फाइंड कर लें? उसकी डिटर्मिनेंट या ट्रेस और कॉर्नरनेस या आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर याद आ रहा है कि नहीं? कि मैं फर्ज किया मेरे पास स्ट्रक्चर टेंसर बनाया और उसकी मैंने आइगन वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, दो आइगन वैल्यू है, एक छोटी आइगन वैल्यू एक बड़ी आइगन वैल्यू। अगर छोटी और बड़ी वैल्यू बहुत ही छोटी है, मतलब 0 के बराबर है, इसका क्या मतलब है? यानी कि वो वाली पिक्सल, मैंने हर पिक्सल का स्ट्रक्चर टेंसर बनाना, अगर उस पिक्सल का जो स्ट्रक्चर टेंसर बना और उसे जो हमने आइगन वैल्यू निकाली उसके अंदर दोनों आइगन वैल्यू बहुत ही छोटी है, 0 के बराबर है, इसका क्या मतलब है? वो पिक्सल कहाँ लाई करती है? शाबाश, फ्लैट रीजन पे। और अगर आइगन वैल्यू पहली बड़ी है और दूसरी जो है जो छोटी वैल्यू है वो बिल्कुल ही 0 के बराबर है, इसका क्या मतलब है? ये करंट पिक्सल कहाँ लाई करेगी? एज पे। शाबाश। और इसी तरह से, और अगर कोई किसी भी पिक्सल के लिए आपने स्ट्रक्चर टेंसर बनाया और उसके अंदर जो लैम्डा लार्ज है और लैम्डा स्मॉल वो बड़ी वैल्यूज हैं और यानी कि 0 के बराबर नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि लैम्डा लार्ज वाकई लार्ज है, लैम्डा स्मॉल हाँ स्मॉल है लेकिन इतना ज़्यादा स्मॉल नहीं है, यानी क्या मतलब? वेरिएशन हर तरफ है, तो इसका क्या मतलब हुआ है? वो कॉर्नर है। तो जस्ट लाइक दिस आइडिया स्ट्रक्चर, इसी तरह का आइडिया उसने, इससे ही मिलता जुलता आइडिया उसने अपने एल्गोरिथम के अंदर यूज़ किया इन ऑर्डर टू फाइंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये देखें ज़रा, जैसे उसने यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको कि वो हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं थे उन्हें हमने निकाल दिए। अब देखें ज़रा, अब हर यहाँ पे हर पिक्सल जो है ना दो इन्फॉर्मेशन, हर की पॉइंट के साथ आपको, पहले तो हम कोई भी की पॉइंट या कोई भी कॉर्नर आइडेंटिफाई करते हैं उसके साथ उसके साथ जैसे एक इन्फॉर्मेशन होती है कि वो किस लोकेशन पे है, ऐसे ही है ना। लेकिन अब ये वाला जो की पॉइंट्स है ना, इसके साथ एक वैल्यू नहीं है, इसके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि क्या है? लोकेशन तो है ही है, यानी एक्स वाई पोजीशन क्या है, इसके साथ साथ और क्या है? रेजोल्यूशन लेवल भी है। वो पहला रेजोल्यूशन लेवल था, दूसरा या तीसरा, वो भी हमें नजर आ जाएगा कहाँ पे? की पॉइंट्स के साथ ही है। देखे ना, कुछ की पॉइंट्स के इर्द गिर्द सर्कल बड़ा था, किसके इर्द गिर्द छोटा था। छोटे से मुराद क्या? वो लो रेजोल्यूशन वाले जो हमारा स्केल है या रेजोल्यूशन उससे बिलोंग करती है, तो बड़ा है तो उसका मतलब है पहली वाली स्केल से बिलोंग करती है। और इसी तरह से हाँ जी, और इन्फॉर्मेशन क्या है? जी, स्मूथ कि ये जो आपने की पॉइंट्स आइडेंटिफाई किया, ये किस वाले जो स्केल था वो कौन सा स्केल था जिससे आपने यूज़ किया हुआ था, सिग्मा वैल्यू कौन से यूज़ किया, अगेन हम उसे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगली बात क्या है? ओरिएंटेशन की, कि हर की पॉइंट का ओरिएंटेशन भी होती है। ये ओरिएंटेशन कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैं थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ, लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि हर की पॉइंट के साथ 4 इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है। अच्छा, जैसे इस वाली तस्वीर के अंदर आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है,
ये ओरिएंटेशन है। अच्छा मज़े की बात, यहाँ पे ये लाइन शो कर रही है ओरिएंटेशन को। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, कुछ की पॉइंट के साथ आप देख रहे हैं क्या नज़र आ रही है, दो ओरिएंटेशन भी है। ठीक है, ये इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब ज़रा इस बात को देखते हैं कि ओरिएंटेशन कैसे फाइंड करनी है। अच्छा, यानी कि अभी तक जितना पढ़ा है ना हमने, की पॉइंट आइडेंटिफाई करना और किस तरह से करके कि यानी कि स्केल हमारी चेंज भी हो जाए तो हम वही पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक इमेज के अंदर जिस पॉइंट को आपने की पॉइंट कह दिया, दूसरे इमेज के अंदर भी उसी की पॉइंट को आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस, ये जो हमने स्केलिंग का फैक्टर यूज़ किया या डिफरेंट रेजोल्यूशन को हमने यूज़ किया, इसकी वजह से स्केल इनवेरियंस आई शिफ्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा अब रोटेशन इनवेरियंस कैसे आई है या इंटेंसिटी इनवेरियंस कैसे आई है वो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक, तो अब अगर हम बात करने लगे हैं ओरिएंटेशन की, वो क्या है ज़रा उसको देखें। ओरिएंटेशन की बात करने लगे कि किसी भी की पॉइंट की ओरिएंटेशन कैसे फाइंड करते हैं। बहुत ही आसान सा आइडिया, आप लें ये बॉक्स तो छोटा सा दिखाया है 4x4 का, लेकिन असल में कितना है 16x16 का। किसी भी की पॉइंट्स के इर्द गिर्द 16x16 का रीजन देखें, किसी भी की पॉइंट के इर्द गिर्द 16x16 का रीजन देखें, और उसके अंदर आपने करना क्या है, देखें हर पिक्सल पोजीशन पे मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड और दूसरा ग्रेडियंट वेक्टर। ये बात समझ आ रही है? देखिए मेरे पास एक इनपुट इमेज है, मैं आई एक्स फाइंड कर सकता हूँ, मैं आई वाई फाइंड कर सकता हूँ, मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकता हूँ, मेरे पास तीसरा इमेज, चौथा इमेज मैं ओरिएंटेशन फाइंड कर सकता हूँ। मेरे पास 4 इमेज आ गए टोटल, एक इमेज की कॉरेस्पॉन्डिंग। जो इसके बारे में बेसिकली वो कर क्या रहे हैं, हर पोजीशन के लिए ना, हर पिक्सल वैल्यू लोकेशन के लिए मुझे ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड भी फाइंड करके दे सकते हैं, मुझे डायरेक्शन भी फाइंड करके दे सकते हैं, मैं फाइंड कर सकता हूँ इन्हीं 4 इमेजेस में से। तो आप समझे कि इस पोजीशन पे ना मेरे पास ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड भी है और मेरे पास ओरिएंटेशन भी है। जैसे आपको यहाँ में नजर आ रहा है कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे जो है ना मैग्नीट्यूड 0 थी। ठीक है, तो इट्स फाइन। अब दूसरी पोजीशन पे जो पिक्सल है उसके अंदर क्या है, मैग्नीट्यूड, हाँ मुझे जैसे जो इमेज नज़र जैसे मुझे नज़र आ रहा है ऐसे मैं बताऊँ तो शायद जी ये 90 से ज़्यादा ओरिएंटेशन है। ठीक है, 120 लगा लें। ठीक है, ये 120 ओरिएंटेशन है और इसकी इस वेक्टर की कुछ मैग्नीट्यूड भी है, यानी ग्रेडियंट वेक्टर और ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड दोनों मुझे यहाँ से नज़र आ रही है। इस वेक्टर की लेंथ मुझे मैग्नीट्यूड बता रही है, ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन मुझे ग्रेडियंट ओरिएंटेशन बता रही है। अब मैं क्या करता जा रहा हूँ, देखिए जरा, इसी तरह से ये वेक्टर है मेरा, इस डायरेक्शन 180 डिग्री इसकी रोटेशन है और इसकी जो लेंथ है वो इसकी ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड है। और 16x16 का जो रीजन है उसके अंदर ये दोनों इन्फॉर्मेशन मेरे पास पड़ी है, क्या, ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड और ग्रेडियंट ओरिएंटेशन। अब मैं करने क्या लगा हूँ, बड़ी तवज्जो फरमानी है प्लीज आपने। अब मैं बनाने लगा हूँ 36 बिन। 36 बिन समझ आ रही है क्या है? देखें ओरिएंटेशन की डायरेक्शन क्या हो सकती है, 0 से लेके 360 डिग्री तक हो सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं देखिए हिस्टोग्राम हम कैसे बनाते हैं जी, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं जी, फॉर एग्जांपल जैसे आपने पहले बनाया कि हॉरिजॉन्टली मेरे पास जी, हॉरिजॉन्टल क्या है मेरे पास, कोई वैल्यूज हैं x, अब वो कितनी दफ़ा कर हुई, मतलब ये 1 है इंटेंसिटी वैल्यू, ये 2 है, 3 है, 4 सो ऑन, इंटेंसिटी वैल्यू है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और वर्टिकली मैं ये आइडेंटिफाई करता हूँ वो कितनी दफ़ा आई है इमेज का, कि 1 जो है वो कितनी दफ़ा आई, तो उतनी दफ़ा आप ऐड कर दें। तो इसी से मिलता जुलता हम हिस्टोग्राम आप बनाने लगे। कैसे करके, मैंने ना बिन बनाई कितनी 36, क्या मतलब 360 है ना, तो मैं डिवाइड करता हूँ इसके किसके साथ 10 के साथ, तो मेरे पास क्या आ गया 360। क्या मतलब एक बिन के अंदर ना 10 डिग्री को मैं कवर करूँ, क्या मतलब यहाँ इस वाले बिन के अंदर 0 से लेके 10 तक वैल्यू आएगी, यानी कि जस्ट लाइक मैं ना डिस्क्रीटाइज करने लगा हूँ।
पढ़ा है ना डिस्क्रिटाइज करने का आइडिया या डिजिटाइज करने का आइडिया। जस्ट लाइक दैट मैं क्या करने लगा हूँ कि मेरी वैल्यू अगर 0 से 10 के दरमियान में आ गई ना, उसको मैं इसके साथ मैप कर दूँ। अगर मेरी वैल्यू जो है ओरिएंटेशन की वैल्यू मेरी 11 से 20 तक आ जाए किसी भी वैल्यू, तो मैं उसको इस वाली बिन के अंदर डाल दूँ। और इसी तरह से अगर मेरे पास 13 से 21 से 30 तक वैल्यू एंड सो ऑन, तो इस वाली बिन के अंदर डाल दूँ। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास टोटल कितनी बिन बन गई? मेरे पास ये टोटल कितनी होगी बिन? 36 बिन। आखिरी बिन के अंदर क्या वैल्यू होगी, किस रेंज के अंदर होंगी? 360, हाँ जी 351 से लेके 60 तक। ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, इससे क्या होगा? अच्छा जी, अब देखें जरा, मैंने ना बिन बना ली। देखें, बड़ी तवज्जो फरमानी है प्लीज आप। देखें जी, ये वैल्यू क्या है जी? ये वैल्यू क्या है? 110 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका मतलब है यही यहाँ कहीं होगी वैल्यू जो कि 110 से 101 से लेके 110 तक होगी। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, बड़ी तवज्जो प्लीज। अब जरा फर्क आने लगा हिस्टोग्राम से ना, जो आम हिस्टोग्राम है। यहाँ मुझे क्या डालना है? वोट किस चीज़ का डालना है? क्या 1 वैल्यू रखनी है यहाँ पे? नहीं, 1 ही रखनी, बल्कि क्या ऐड करना है आपने? ये इंपॉर्टेंट बात, बड़ी तवज्जो। इसकी ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड कितनी है उसको एज अ वोट डाल देना आप। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये वैल्यू है 10, ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड वैल्यू है 10, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 10 डाल दें। ठीक है, इसी तरह से देखें 1, ये है 180। ठीक है, अगेन यहाँ पे कहीं हमारा यहाँ कहीं होगा 170 से लेके 171 से लेके 180 तक। इसका मतलब है इस बिन के अंदर आपने क्या डालना है? इसका वोट डालना है। शाबाश। ये मैग्नीट्यूड क्या है? ये फॉर एग्जाम्पल ये कहता हूँ मैं है 5 वैल्यू, फॉर इंस्टेंस ये वैल्यू क्या है जी? ये क्या होगी? ये कोई 7 वैल्यू फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये यहाँ मैं अगर इसे 5 कह देता हूँ तो यहाँ वैल्यू है 7। इसका मतलब क्या है? इसका वोट मुझे डालना है, तो ये 7। ठीक है, एंड सो ऑन। अब मुझे हर ओरिएंटेशन की कोरस्पॉन्डिंग, ये 90 डिग्री है तो इसकी भी कोई ओरिएंटेशन है। ठीक है, ये भी मुझे 5 लग रही है, 6 शायद लग रही है, एंड सो ऑन। अब मैं जस्ट ऐड करता जाऊंगा दोबारा से। अगर इसी रेंज, इस ओरिएंटेशन रेंज के अंदर कोई वैल्यू आई तो उसको जस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, उस नंबर को ऐड कर दूंगा। और ऐसा करने से मैंने क्या बना लिया? मैंने हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है, मैंने बना लिया। जैसे इसको ना देखें, एक तो मैं ऐसे करके आपको दिखा रहा हूं, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ ना इस तरह से करके तो भी मैं कर सकता हूँ। ये समझ आ रही है? ये क्या शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन के अंदर, 0 डायरेक्शन के अंदर ये मैग्नीट्यूड है, 90 डिग्री के अंदर ये वाली मैग्नीट्यूड है, और इसके अंदर ये वाली मैग्नीट्यूड है, इस तरह। हाँ जी, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वैल्यू किस तरफ है जी? 90 के अंदर के ये 270 के अराउंड कुछ वैल्यू ऐसे कुछ है ना, ये है सेकंड लार्जेस्ट शायद ये वैल्यू है। ठीक है, तो अब ओरिएंटेशन कौन सी होगी? इंपॉर्टेंट बात, किसी भी की पॉइंट की ओरिएंटेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? जो जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जिस ओरिएंटेशन की, यानी कि ये ओरिएंटेशन है फॉर एग्जांपल 270, इसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, देन दिस ओरिएंटेशन इज ओरिएंटेशन ऑफ आवर की पॉइंट। ठीक है, अब अगर दो ओरिएंटेशन, दो मैग्नीट्यूड बहुत ही करीब करीब हैं तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? यानी क्या मतलब, अगर ये वाली मैग्नीट्यूड और इस मैग्नीट्यूड का 80% लें आप तो ये बन जाए वैल्यू, यानी कि इनका डिफरेंस बहुत ही थोड़ा सा है। ये 80% ऑफ दिस वन ये है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल इस रेंज के अंदर। तो देन हम फिर क्या करेंगे? हमारे पास अब दो ओरिएंटेशन आ गई। अब मेरे पास दो ओरिएंटेशन नहीं आई, बल्कि दो मेरे पास की पॉइंट आ गए। दोनों की लोकेशन एग्जैक्ट सेम है, दोनों की स्केलिंग लेवल भी सेम है, दोनों की रेजोल्यूशन भी फॉर एग्जांपल सेम है।
लेकिन दोनों की पॉइंट्स आपस में फ़र्क करेंगे किस बुनियाद पे? जस्ट ओरिएंटेशन की बुनियाद। अभी आपको तस्वीर जो नज़र आ रही थी ना थोड़ी देर पहले, ये देखें ज़रा, इसके अंदर नज़र आ रहा है आपको, ये दो ओरिएंटेशन नज़र आ रही है, दो एंगल नज़र आ रहे हैं, की पॉइंट एक ही है, लेकिन असल में एक नहीं बल्कि दो हैं। इस लोकेशन पे दो की पॉइंट्स हैं जिनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। सही है, ये बात समझ आ रही है? क्योंकि की पॉइंट के साथ हमने चार इंफॉर्मेशन डाली ना, तो अब चारों में से कोई भी चीज़ वेरी करे तो इसका मतलब क्या है? वो डिफरेंट की पॉइंट है। एक की पॉइंट के साथ चार इंफॉर्मेशन है, तो अब ये ओरिएंटेशन वाली जस्ट फर्क है, तो इसका मतलब है ये एक दूसरा की पॉइंट है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो दिस इज अ ओरिएंटेशन। ये बात यहां पे हाईलाइट किया, वही जो पॉइंट 8 की मैंने बात की थी। ये हमने ओरिएंटेशन सारी बनाई है, ये शो की। ठीक है, अच्छा जी, अब आखिरी स्टेप, अब जस्ट आखिरी स्टेप है। ये ऐसा करने से हमने क्या कर लिया? की पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं आपको कुछ जो स्लाइड्स मैंने खुद बनाई हैं, मुख्तलिफ लोगों की स्लाइड्स को देख के मैं जस्ट वो शो करने लगा उसमें से रिजल्ट। देखें जी, आखिरी पॉइंट, डिस्क्रिप्शन। अब हम किसी पॉइंट को, की पॉइंट आइडेंटिफाई करनी है, अब हम उस की पॉइंट को डिस्क्राइब करने लगे। ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो रीजन है उसके अंदर ग्रेडियंट्स कैसे हैं, उसके अंदर ओरिएंटेशन कैसे है। ठीक है, ताकि हम उस की पॉइंट को कहें ये यूनिक की पॉइंट है। अगर ये मेरा कोई की पॉइंट है तो इसका रीजन हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, ताकि मैचिंग हम कर सकें। अच्छा, ये अब जरा देखिएगा, स्टेप नंबर 1 वेरी सिंपल, जो अभी आप पढ़ के आए हैं ना, तो मैक्सिमम चीज़ें वही आपको नजर आएंगी। पहला क्या बात है कि हमें एक अगेन 60/16 का रीजन कंसिडर करना है। ये मेरा की पॉइंट्स है, इसके इर्द गिर्द मुझे क्या करना है? 60/60 का रीजन कंसिडर करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये बात होगी। और दूसरा, इसके अंदर मुझे सब रीजन भी बनाने हैं जिनका साइज क्या होगा? 4/4। 16/16 टोटल पैच है, उसके अंदर कितने मेरे पास 4/4 के पैचेस हैं? 16। नजर आ रहे हैं ना? बड़ी तो वजह से बड़े इंपॉर्टेंट, दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 16/16 का रीजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 4/4 का जो रीजन है, ये जो हमारे 16/4 रीजन है, 4/4 के रीजन है, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा जी, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है मैं अभी बताता हूँ आपको। डिस्क्राइब करने लगे हैं जी हम इमेज को, पैच के की पॉइंट को डिस्क्राइब करने लगे, इसको उसके नेबरहुड को देख के। वो कैसे करके? सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ना 60/60 का गॉसियन कर्नल बनाना है। ठीक है, उसकी कोई सिग्मा वैल्यू होगी, वो मेंशन मैंने नहीं की, पेपर के अंदर आप देख सकते हैं। मैंने इसको कन्वॉल्व नहीं करना, इसके साथ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना। ऐसा करने से क्या होगा? इसकी जो मैग्नीट्यूड जो छोटी है ना, जो दूर है इसकी पॉइंट से, वो क्या होंगी जी? वो इंटेंसिटी वैल्यू क्या हो जाएंगी? बहुत ही छोटी हो जाएंगी, और जो करीब हैं वो बड़ी रहेंगी। जैसे आपको यहाँ पे देखिए, ये मेरा गॉसियन कर्नल है, इसको मैं कन्वॉल्व नहीं, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करता हूँ, कन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा? ये मेरे पास कुछ ऐसा करके इमेज वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, इंटेंसिटी वैल्यू ऐसे करके आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अगला स्टेप वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी तवज्जो सुनिए। ये पॉइंट्स ये बताएगा बेसिकली क्या, कि ओरिएंटेशन इनवेरिएंस किस वजह से आई है। अब वो पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट होना है, बड़ी तवज्जो से प्लीज आपने सुनना है, कि ये जो 16/16 का रीजन था ना, इसकी हर पिक्सल वैल्यू पे पड़ी हुई ओरिएंटेशन, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें किसके साथ? जो आपकी की पॉइंट की ओरिएंटेशन है। क्या मतलब? इस 16/16 रीजन के अंदर हर ओरिएंटेशन रिलेटिव हो किससे? किससे? की पॉइंट से। यानी की पॉइंट्स की ओरिएंटेशन चेंज हो तो उसके करीबी जो नेबरहुड है उनकी इंफॉर्मेशन भी चेंज हो। यानी कहने का मतलब क्या, ये सारी की सारी ओरिएंटेशन एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। किसके रिलेटिव है? की पॉइंट के। ठीक है, एक पॉइंट तो ये, बड़ी तवज्जो से प्लीज बात सुन। अगली बात, अब आपने आ जाना है 4/4 के सब रीजन के अंदर। ठीक है, यानी कि ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, अच्छा जी, अब ये 4/4 का जो रीजन था, इसके अंदर आपने क्या करना है? दोबारा से आपने हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेशन। बड़ी तवज्जो से प्लीज
बहुत आसान बात है, पहले हमने बना लिया है, अब दोबारा से बनाने लगे। कैसे करके? अब वो 8 बिन का हो, ठीक है, उसके अंदर 8 बिन्स। हाँ जी, वो कैसे होगा जी? हर बिन के अंदर कितनी वैल्यूज आएंगी? रेंज क्या हो जाएगी? 360 है, मैं इसे 8 से डिवाइड करूं जी, क्या वैल्यू आ जाएगी? 45। क्या मतलब? एक बिन के अंदर 0 से लेके 45 तक वैल्यू आ जाएंगी। 0 से यहां मैं 46 से लेके 90 तक एंड सो ऑन। तो ऐसा करने से मेरे पास टोटल बिन कितने बन गए? 8। ठीक है, अब वही जो पहले आपको बताया वही आपने करना है। क्या मतलब? अगर कोई फॉर एग्जांपल ये वाला मेरा जो पिक्सल है 4x4 रीजन की हम बात करें, उसके अंदर आप देखें इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी ओरिएंटेशन देखें, ठीक है, जैसे हमें नजर आ रहा है इसकी ओरिएंटेशन कोई 270 के करीब है। इसका मतलब आखिरी जो मेरा जो होगी पोजीशन, मैं 315 से 3 ऐसे ही बनता है जी, ठीक है, इसके अंदर आएगा। अब आपने जस्ट इसके अंदर मैग्नीट्यूड डाल देनी कितनी जो यहाँ पे है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 है, 6 है, जो भी नंबर है मैं इसे डाल दूंगा, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, ठीक। अच्छा, इसी तरह से इसकी सभी का आपने यूज करके आपने एक हिस्टोग्राम बना लिया जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज आ गई। अच्छा, बड़ी तवज्जो से प्लीज आपने सुनना। अब हमने ये काम क्या करना है, ये काम ऐसा करने से हमने क्या बना लिया? एक हिस्टोग्राम बना लिया। वो कैसे करके? ये जैसे आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? हिस्टोग्राम। किसका? इस वाले रीजन का ये हिस्टोग्राम है, इस वाले रीजन का ये हिस्टोग्राम है। ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे करके कर लिया हमने इस। तो कितने मेरे पास आ गए हिस्टोग्राम जी? 16, ठीक है, या ये मेरे पास 16 हिस्टोग्राम आ गए। या मैं इसे मैं वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर दूं। ये कितने डायमेंशनल वेक्टर है? ये मेरी वैल्यूज है ना, ये मेरी 8 वैल्यूज है ना बेसिकली। इसको वेक्टर के साथ शो कर सकता हूं मैं। ये मेरा एक वेक्टर है किसी एक 4x4, ये मेरा 4x4 रीजन के अंदर, ये मेरा 4x4 रीजन है जिसे ऐसे करके मैंने दिखाया यहाँ आपको। इसके अंदर बेसिकली क्या है? ये मेरा वेक्टर किसकी डिमेंशन क्या है? 8x1। 8 वैल्यूज पड़ी है इसके अंदर, 8 मैग्नीट्यूड वैल्यू पड़ी है, ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड पड़ी है, और कुछ भी नहीं है। बड़ी तो जैसे प्लीज इस बात, बहुत आसान सी बात है। 8 मैग्नीट्यूड वैल्यू है, 8 मैग्नीट्यूड वैल्यू यहाँ पे ली, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ, ये इनके हर हिस्टोग्राम 8 वैल्यू शो कर रहा है। अब मैंने क्या किया? ये मेरा पहला वेक्टर था, ये मेरा दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन, ठीक है। ये 16 के 16 वेक्टर को अगर मैं जोड़ दूं, कॉन्कैटिनेट कर लूं, तो ऐसा करने से मेरे पास क्या बन जाएगा? एक बड़ा वेक्टर, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 8, तो क्या आंसर बनता है? 128। तो ये मेरे पास 128 का बाय 1 इस डायमेंशन का मेरे पास क्या बन जाएगा? एक वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे जी? यानी कि एक की पॉइंट की डिस्क्रिप्शन ये है, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस की पॉइंट, ठीक है। और इसके अंदर क्या पड़ी है वैल्यू? बेसिकली मैग्नीट्यूड पड़ी है, ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड पड़ी है। बड़ी तवज्जो से प्लीज, अब आखिरी बात करने लगा। ये हमने फाइंड कर लिया डिस्क्राइब। उसके बाद हम क्या करते हैं जी? यही बात, ये बात जो मैंने यहाँ बताई है वो लिखिए। हाँ जी, इसके बाद हम क्या करते हैं? एलिमिनेशन इनवेरिएंट से देखें आने लगी है। वो कैसे करके? इसको नॉर्मलाइज कर दें। क्या मतलब? इसको यूनिट वेक्टर बना दें, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें और इसकी हर वैल्यू को इसके साथ क्या कर दें? डिवाइड कर दें। ऐसा करने से क्या होगा? इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी? 1। क्या मतलब? यूनिट वेक्टर बना देंगे। बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज, आप देखें जरा। एक इमेज है, उसको आपने कैप्चर किया सुबह के टाइम, उसी इमेज को, उसी ऑब्जेक्ट को आपने कैप्चर किया। देखें, एक ऑब्जेक्ट को आपने सुबह कैप्चर किया, उसका इमेज बनाया, उसी ऑब्जेक्ट का आपने शाम को इमेज बनाया। यानी कि सुबह आपने जो इमेज कैप्चर किया उसके अंदर जो इंटेंसिटी वैल्यू क्या आएंगी? बड़ी वैल्यू आएंगी। ऐसे ही ना, ब्राइट इमेज है ना, तो इंटेंसिटी वैल्यू क्या आएगी? बड़ी। शाम को उसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो आपने कैप्चर किया उसके अंदर इंटेंसिटी वैल्यू क्या आएंगी? बहुत छोटी। ये बात समझ आ रही है? इसी तरह से उनकी जो मैग्नीट्यूड कंप्यूट करके आपने यहां रखी होगी। देखें जरा, दो मेरे डिफरेंट वेक्टर हैं, अगर मैं नॉर्मलाइज नहीं करता, उसका इफेक्ट बता रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन से बेसिकली क्या होता है?
नॉर्मलाइजेशन से बेसिकली है इंटेंसिटी इनवेरियंस आती है। वो कैसे करके, सुबह मैं जो इमेज लेता हूँ उसके अंदर ये वैल्यू बड़ी बड़ी आती है, बड़ी बड़ी। शाम को मैं वैल्यू लेता हूँ, अगर नॉर्मलाइज नहीं करता तो वैल्यू सारी छोटी छोटी आएंगी, तो कंपैरिजन तो नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर मैं इसको, ये मेरी बड़ी वैल्यू दूँ, इसका मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो एक बड़ा नंबर आएगा, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो अगेन एक छोटा नंबर आएगा, रिलेटिव नंबर आ जाएगा इस मैग्नीट्यूड के। इसी तरह से दूसरा मेरा जो वेक्टर है, जो शाम को इमेज लिया उसका हमने की पॉइंट बनाया, उसके अंदर मैग्नीट्यूड बहुत छोटी छोटी आएंगी, अगेन उसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें और हर वैल्यू के साथ डिवाइड करें, मतलब नॉर्मलाइज करें, तो आप देखेंगे तकरीबन वही नंबर आएगा उस की पॉइंट का, उसी की पॉइंट का जिसको आपने ब्राइट इमेज के साथ लिया और जिसको डार्क इमेज के साथ लिया। उसके अंदर ये 180 वेक्टर के अंदर पड़ी हुई वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड वैल्यू है ना, ग्रेडियंट वैल्यूज है, वो तकरीबन एक जैसी आएंगी। इसलिए कहते हैं आप क्या करें, इसे नॉर्मलाइज कर दें, वो नॉर्मलाइजेशन आ गई, यानी कि इस वजह से क्या होगा, एलिमिनेशन एविडेंस आ गई। अच्छा, अगला एक और इंपॉर्टेंट, फर्स्ट किया कोई वैल्यू ना बड़ी है, बहुत बड़ी है, कोई वैल्यू बहुत छोटी है, इसका मतलब क्या है, किसी रीजन के अंदर एकदम से बहुत बड़ी वैल्यू आना, एकदम से बहुत छोटी वैल्यू आना, इसका मतलब वो नॉइस हो सकती है। तो फिर क्या किया उन्होंने, आइडिया क्लिपिंग का आइडिया यूज कर लिया कि आप क्लिप कर दें। क्या मतलब, अगर कोई वैल्यू, ये 0.2 ना बेसिकली एम्पिरिकल वैल्यू, उसने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि 0.2 वैल्यू जो है ना ये मोस्ट सुटेबल वैल्यू। उसने क्या किया, इसके अंदर डिफरेंट वैल्यू आ रही है ना, ये डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, नॉर्मलाइज करने के बाद डिफरेंट छोटी छोटी वैल्यूज आ रही है। उसने कहा अगर कोई वैल्यू बहुत बड़ी है ना, उसे 0.2 से मैप कर दे। फर्ज किया वैल्यू आई है 0.8, किसी एंट्री के ऊपर बड़ी वैल्यू क्या आ रही है 0.8, तो उसे क्या कर दें 0.2 बना दें। अगर कोई वैल्यू 0.2 से छोटी है तो उसे ऐसा ऐसे ही रहने दें, ठीक है, तो बाई, और फिर उसे दोबारा से नॉर्मलाइज कर दें, ठीक है। तो ये आइडिया, ये जनाब छोटे टोटल पॉइंट थे डिस्क्रिप्शन के लिए, कि आप हर की पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन भी है कि उसके इर्द गिर्द जो एरिया है उसके अंदर किस तरह की ग्रेडियंट्स वैल्यूज हैं, और उसके अंदर किस तरह से, देखिए इस वेक्टर के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, इसके अंदर हर एंट्री की बेसिकली क्या है, ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड, और इसकी पोजीशन बेसिकली क्या बता रही है, इसकी पोजीशन क्या बता रही है, ये पहली एंट्री थी ना हमारी, वो हमारी उससे ओरिएंटेशन बता रही है, ठीक है, कि 0 से 45 तक, सही है। यानी कि हर एंट्री, मतलब हर 4 एंट्री के अंदर आपको यही पता, यानी क्या कहने का मतलब क्या, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बता रही है, एट द सेम टाइम ओरिएंटेशन के बारे में सब कुछ बता रही है कि उसके रीजन कैसा था। तो अगर आप दो की पॉइंट्स को जो एक ही इमेज के हो, अगर आप उसमें मैप करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एक जैसी होंगी, ठीक है। तो अब मैचिंग की जो बात है ये मैं आपको जस्ट विजुअली दिखा देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरा इमेज था और इसके मैंने की पॉइंट फाइंड किए हैं, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में इसी के डिफरेंट और इमेजेस हैं उनके साथ कंपैरिजन करना चाह रहा हूं। तो मुझे जस्ट इन डिस्क्रिप्टर को ना ये की पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद दूसरी इमेज से भी की पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, और इन डिस्क्रिप्टर को मुझे 1 by 1 मैच करना है, ठीक है। और जहां पे मैच मैक्सिमम आए तो इसका मतलब है ये मेरा कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, ठीक है। और एक आखिरी बात इस हवाले से, इस टेस्ट के अंदर उसने कही है कि जब आप मैचिंग करते हैं ना, मैचिंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैचिंग आपने की, यहाँ पे मैचिंग की, देखें जरा, इस वाले की पॉइंट को आपने इस वाले की पॉइंट से मैच किया, इस वाले की पॉइंट को आपने इस वाले की पॉइंट के साथ मैच किया, इसको इसके साथ मैच किया, या इसको इसके साथ मैच किया, और आपने देखा कि यहाँ पे जो डिफरेंस है ना बहुत छोटा आया है, यहाँ डिफरेंस जो है ना बहुत छोटा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ वो डिफरेंस है 0.8 का, और यहाँ डिफरेंस आया 1, ठीक है। तो उसने फिर क्या कहा है, ये कंडीशन निकल लगाई, वो क्या कंडीशन लगाई है अपने पेपर के अंदर कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैच जो मैं कह रहा हूं 0.8 है, और डिफरेंस ऑफ सेकंड मैच जो मैं कह रहा हूं 1 है, ओवरऑल क्या बना 0.8। अगर 0.8 से लेस है ना तो फिर आप कहें दिस इज अ गुड मैच, ठीक है, ये वाकई कोरस्पॉन्डेंस पॉइंट है। अगर इससे बड़ा है, मतलब मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता हूं समझाने के लिए ना, इस वैल्यू को मैं फिर चेंज कर, ये मैं कह देता हूं ये मेरी वैल्यू है 0.7। अभी मैं जस्ट दो पॉइंट्स की बात करेंगे, यानी कि ये 2 पॉइंट्स हैं, इसका डिफरेंस ये आया, और मैं कहता हूं इनका बाकियों का डिफरेंस बहुत ही बड़ा आएगा, ठीक है, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। ये मेरी बात समझ आ रही है, डिफरेंस मुराद क्या, ये डिफरेंस कैसे आप कर सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस को यूज करके भी, यूक्लिडियन डिस्टेंस भी आप फाइंड कर सकते हैं कि इन यहां पे जो डिस्क्रिप्टर है उसको इस वाले डिस्क्रिप्टर से क्या करें, सबट्रैक्ट कर दें, उसका बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस फाइंड कर लें,
यहाँ पे 128/1 का एक वेक्टर है मेरा, यहाँ पे 128/1 का एक वेक्टर है मेरा। उनको एलिमेंट वाइज सबट्रैक्ट करें, उनका स्क्वायर ले रहे हैं, ऐड करें, एक नंबर आ जाएगा। वो मैं कहता हूँ यहाँ पे आया 0.7, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 4। अब जो आपके पास ये वाली फॉर्मेशन यूज करें, वो फॉर्मेशन क्या है? वो फॉर्मेशन ये है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैच एंड डिस्टेंस ऑफ सेकंड मैच। ये सेकंड हाईएस्ट मैच, फर्स्ट हाईएस्ट मैच क्या है हमारा जी? वो है 0.7। 0.7 को मैं डिवाइड कर देता हूं किसके साथ? 1 से। तो आंसर क्या आया? विच इज स्मॉलर देन 0.8। अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब है? दिस इज गुड मैच, एल्स एम्बिगुअस मैच। तो उसने कहा ये वाली कंडीशन को आपने इस्तेमाल करना है। तो जनाब ये सारी डिस्कशन थी। अब जस्ट आखिर पे ना मैं आपको एक फंक्शन जैसे बता देता हूँ, इनको आपने यूज़ कर लीजिएगा। जस्ट अ मिनट। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिखाई हैं, ठीक है, इनको आप देख सकते हैं कि ये कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट फाइंड करें। ये इमेज है, पहला इनपुट इमेज है, दूसरे को हमने ज़रा ब्लर कर दिया, तो देखिए वो कैसे कॉरस्पॉन्डेंस फाइंड कर रहे हैं। यहाँ ओरिएंटेशन डाल दी तो स्टिल भी 90 डिग्री ओरिएंटेशन और स्टिल कॉरस्पॉन्डेंस फाइंड कर रहे हैं। और ये फंक्शन है जी shift_create, और उसके बाद शिफ्ट व ऑब्जेक्ट को यूज़ करें, की पॉइंट डिटेक्ट करें और डिस्क्रिप्शन फाइंड कर लें, ठीक है। तो अगर आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो कर लें, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूंगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक जस्ट इमेज दिखा दूँ, मैंने एक अटैम्प्ट कर ली थी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज दिया, उसके की पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं गेट की हुई है। अगर आपसे शो करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और इनको फाइंड कर डिस्क्राइब करने के बाद मैचिंग करने वाला जो तीसरा स्टेप है ना, उसके लिए आप कुछ भी एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं। वो अभी मैं कर रहा था, वैसे कंप्लीट नहीं किया मैं, एनी हो ये कोड आपसे शेयर कर दूँगा, ठीक है। चलें यहाँ खत्म करते हैं। कोई सवाल है तो कर लें, कोई सवाल? ठीक, चलें।